नमस्कार मित्रों, लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जातीय जनगणना को लेकर के सोशल मीडिया में बहुत प्रकार के मीम्स बनाए जा रहे हैं और कमेंट्स लिखे जा रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा तो पूछा जाएगा कि कौन सी जात हो, तो कौन सी जात हो, यह जो जुमले बन रहे हैं। तो सबसे पहले जब संविधान बना और संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया तो संवैधानिक रूप से पूछा गया कि कौन सी जात हो। तुमको सरकारी नौकरी चाहिए तो तुमको अपनी जात बतानी पड़ेगी। किसी को जाति पूछ करके आगे बढ़ाया गया और किसी को जाति पूछ करके रोका गया। पहलगाम में धर्म पूछ करके गोली मारी गई, संविधान में जात पूछ करके गोली से भी खतरनाक मार मारा जा रहा है। बहुत सारे सवर्ण लड़के लड़कियां जिनको 90% 95% मार्क्स आते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। वह मनवांछित रोजगार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। एक तरफा दलितों की बातें क्यों, एक तरफा दलितों की बातें क्यों हो, सवर्णों की बात क्यों नहीं हो। जिन सवर्णों ने, जिनके दादाओं ने, जिनके बाप दादाओं पुरखों ने बड़ी बड़ी हवेलियां दान कर दी, बड़े बड़े राजे रजवाड़े दान कर दिए, जिनके बाप दादा पुरखों ने अपने तपोबल से, अपने बुद्धि बल से इस भारत को ज्ञान विज्ञान दिया, क्या क्या नहीं दिया इस भारतवर्ष को, उसको भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक संविधान में प्रावधान करके आरक्षण डाल करके संवैधानिक रूप से भारत को जातियों में विभाजित कर दिया। तो सबसे बुरी बात तो ये है कि आरक्षण के नाम पर भारत को जातियों में बांटा गया और जब संवैधानिक रूप से भारत में लोगों को जातियों के रूप में बांटा गया तो इस लोकतंत्र में इसी जात के नाम पर लोगों को राजनीतिक समीकरण नजर आया और उस राजनीतिक समीकरण के आधार पर वोट बैंक की राजनीति नजर आया और वोट बैंक की राजनीति कर करके दलितों का मसीहा बन करके दलितों के नाम पर वर्षों वर्षों तक राजनीति करके अपने लिए तो अरबों की कोठी बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले खरीद लिए, अपने 7 पुश्त तक को अरबपति बनाने की व्यवस्था कर ली। लेकिन दलित वहीं के वहीं है, पिछड़े वहीं के वहीं है, कहीं किसी का भला नहीं हुआ, नेताओं का भला हुआ और उन नेताओं के जो चप्पल चाटुकार थे उनके भी जेब भर गए, बाकी किसी को कुछ नहीं मिला। तो आज जब जातीय जनगणना हो रही है, हाँ सही बात है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति, यह जो आज कोई कहता है कि मनुस्मृति को जलाओ, हम मनुवाद के पक्ष में नहीं है, हम मनुवाद के विरोधी है। मनुवादी व्यवस्था एक जहर है। जी नहीं, मनुवादी व्यवस्था एक जहर नहीं है। जात सभी धर्मों में होते हैं, ईसाइयों में भी जात है, इस्लाम में भी बहुत सारे जात है, लेकिन भारत में नेता हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, कोई भी हो, उसको मतभेद केवल हिंदुओं के जात में नजर आता है, क्योंकि सबका उद्देश्य है कि भारत को तोड़ो, भारत को लूटो और राज करो। तो इस्लामी आक्रमण हुआ जब भारत देश में, तो इस्लामी आक्रमण के समय में बहुत बड़े बड़े अत्याचार हुए हिंदुओं पर, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया गया। मतलब मुगल काल में बाबर हो, औरंगजेब हो, तैमूर हो, खिलजी हो, इन लोगों के समय में भारतीय व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई थी, क्योंकि इस्लामी तलवार की मार सबको झेलना पड़ा। तो उस समय जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी उसको जब तक ठीक किया जाता, फिर अंग्रेजी आक्रमण हो गया देश में, और जब अंग्रेजी आक्रमण हुआ देश में तो जो भी बचा खुचा था भारत, अंग्रेजी साम्राज्य तक आते आते भारत का सब कुछ लूट पीट गया, भारत का सारा व्यवस्था समाप्त हो गया। और फिर जब देश आजाद हुआ तो उसको जो पुनः स्थापित करना था, जो जिस देश में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जो सोने की चिड़िया थी, जो ज्ञान का खान था, ज्ञान का भंडार था, उसको स्थापित करने के बदले पुनः मुगलिया सल्तनत को स्थापित करने के लिए और अंग्रेजी साम्राज्यवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसी प्रकार के नियम कानूनों के आधार पर कांग्रेस ने चलने का प्रयास किया।
जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय सभ्यता संस्कृति दबती चली गई और इसमें पुनः उदय हुआ फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर। जिस नीति को इस्लामिक आक्रांताओं ने अपनाया, जिस नीति को अंग्रेजों ने अपनाया कि फूट डालो राज करो, उसी नीति को बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपनाया। नहीं तो अगर कांग्रेस पार्टी चाहता तो बहुत विकास हो सकता था देश में, लेकिन विकास न करके केवल अनाप शनाप ढंग से कहिए कि एकदम से अराजकता, कांग्रेस के समय में अराजकता ही रहा है। वह तो भला हो देश का नागरिक का जिसने इस देश को बनाए रखा, नहीं तो कांग्रेस के समय में जितना विनाश हुआ है देश का, उतना तो इस्लामिक साम्राज्यवाद और ईसाई साम्राज्यवाद यानी कि अंग्रेजी काल में भी नहीं हुआ है। यह घूंघट प्रथा कहाँ से आया? यह इस्लामिक आक्रमण के साथ आया है। लोगों में अशिक्षा कब आई है? यह इस्लामी और ईसाई यानी अंग्रेजी व्यवस्था के बाद आया है, क्योंकि इस्लामिक आक्रमणकारी आते थे तो स्कूल गुरुकुल तोड़ते हुए, मंदिर को तोड़ते हुए आते थे। जो अंग्रेज आए वह भी गुरुकुलों को नष्ट करता आया। इस्लाम आया तो उसको मदरसा स्थापित करना था, अंग्रेज आया तो उसको मिशनरी स्थापित करना था। तो जो भी सामाजिक पिछड़ापन आया है समाज में, वह ईसाई और इस्लाम आक्रमण के कारण आया है। इसकी भरपाई कांग्रेस को करना था, लेकिन कभी इसकी भरपाई नहीं की गई, बल्कि बाद में वामपंथी नैरेटिव में इसको ऐसा बताया गया कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने यानी सवर्णों ने दलितों पर अत्याचार किया, दलितों का शोषण किया, उनको शिक्षा से वंचित रखा और इसके समर्थन में किताबें लिखी गई, सभाएं की गई, बहुत बड़े बड़े नारे दिए गए और फिर से समाज को बांटने का कुत्सित षड्यंत्र किया गया भारत देश में, जिसको कहते हैं जातिवादी व्यवस्था। तो वामपंथ का जो नैरेटिव है, वामपंथ का नैरेटिव यह है, वामपंथ का जो मूल सिद्धांत है कि एक वर्ग है जिसका शोषण होता है और एक वर्ग होता है जो शोषण करता है। तो भारत ऐसे देश में जो सदियों से लूटता फिरता आया है, वामपंथ को लगा कि यहाँ हम अपनी जड़ें जमा सकते हैं। पुनः उसने समाज में विभेद उत्पन्न किया और संविधान में लिखा गया कि आरक्षण की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यह लोग पिछड़े हैं, इनको आगे लाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा जो सवर्ण है इनको आगे आने ही नहीं देंगे। लेकिन अब कैसे उन लोगों को कोई विद्वान कहता है समझ में नहीं आता। उन लोगों को इतना समझ में नहीं आया कि जो व्यवस्थाएं चल रही है उसको हम चलने देते हैं। इन इस्लामी और अंग्रेजी आक्रमणकारी व्यवस्था में जो क्षति हुआ है भारत देश का, उसकी भरपाई की जाएगी। पुनः गुरुकुल स्थापित किए जाएंगे, पुनः शिक्षा के मंदिर स्थापित किए जाएंगे और सबको समान अधिकार, सबको समान रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब तक्षशिला नालंदा था तो सबको शिक्षा नहीं दी जाती थी, सबको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था, क्योंकि आज सही इतिहास कोई नहीं बताता। आज स्कूल कॉलेज में वही इतिहास पढ़ाए जाते हैं जिसको जिहादियों और वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है। और आज जातीय जनगणना होगा तो जातीय जनगणना होगा तो विभेद उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता को एक करने के लिए, यह आंकड़ा जुटाने के लिए जातिगत जनगणना होगा कि समाज में लोगों की आर्थिक शैक्षिक स्थिति क्या है, जनसांख्यिकी स्थिति क्या है और उसके लिए किस प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाए जिससे जन कल्याण हो। और बटोगे तो बटोगे की राजनीति, तो बटोगे। भारत कभी भी गुलाम हुआ है, चाहे इस्लामिक साम्राज्यवादी व्यवस्था सफल हुआ हो भारत में या ईसाई यानी अंग्रेजी साम्राज्यवादी व्यवस्था सफल हुआ हो भारत में, तो उसका एक ही कारण था कि भारत उस समय रजवाड़ों में बटा हुआ था और आज भारत जातिवाद में बटा हुआ है। तो बटोगे तो कटोगे, यह सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी रणनीति है। हिंदुओं में एकता हो, समरसता हो, हिंदू बटे नहीं, एक रहे। और हिंदू एक रहेंगे तभी आज भी जो इस्लामिक साम्राज्यवादी व्यवस्था, जो अंग्रेजी व्यवस्था, जो वामपंथी चाहते हैं कि वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करे, तो उनको सबसे पहले हिंदू समाज को तोड़ना होगा। और हिंदू समाज में जो अग्रणी सवर्ण कहे जाते हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय है, तो बिना ब्राह्मण क्षत्रियों को तोड़े हुए, कमजोर किए हुए कोई भी विदेशी ताकत भारत में अपनी जड़ों को नहीं जमा सकता। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि भारत में सवर्णों को कमजोर किया जाए और इसके लिए दलितों को भड़काया जाए, दलितों को मोहरा बनाया जाए, दलितों
को राजनीतिक रूप से मोहरा बनाया जाता है सवर्णों के विरुद्ध में खड़ा करने के लिए, जिससे कि जो विदेशी साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं हैं वह भारत में अपनी जड़ों को जमा सके। इसमें नक्सलवाद, माओवाद, अन्य प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि जातिगत जनगणना हो, सरकार को आंकड़े प्राप्त हो कि देश में जनसांख्यिकीय स्थिति क्या है, शैक्षिक आर्थिक स्थिति क्या है, और फिर सबको सामाजिक समरसता में एक साथ ला करके देश को विकास की ओर ले जाया जा सके। और बटोगे तो कटोगे, यानी कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस मूल मंत्र को सभी हिंदुओं को गांठ बांध लेना चाहिए और इस मूल मंत्र के साथ रहना चाहिए। आज देख रहे हैं कि फिर से जो पाकिस्तान है या भारत तोड़ो गैंग है, भारत को तोड़ने के लिए जो प्रयासरत है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। यह तभी होगा जब हिंदुओं में एकता और समरसता होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।